ससुराल में नए जोड़े की पहली रसोई। आशा के घर में नई नवेली बहू आई थी, जिसकी आज घर में पहली रसोई थी। पर आशा के चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं थी। क्यों? आइए जानते हैं। अरे नेहा, ये क्या कर रही हो? तुमने तो पूरी रसोई फैला रखी है। आज तुम्हारी पहली रसोई है, पहली सफाई नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि रसोई इतनी गंदी कैसे हो गई। राहुल, रसोई गंदी नहीं है, मुझसे हो गई है। तुम तो जानते हो कि मुझे घर के काम करने नहीं आते। और देखो ना, आटा कितना गीला हो गया है। 10 बजे तक मैं कैसे खाना रेडी करूं? कहीं मेरी पहली रसोई खराब ना हो जाए। अरे डार्लिंग, परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना। आज हम दोनों की पहली रसोई होगी। माँ को बचपन से खाना बनाते देखा है, बहुत सी चीजें तो मैंने भी सीख ली हैं। चलो मैं तुम्हारी मदद कराता हूँ। इतना बोलकर राहुल नेहा की मदद करने के लिए बैठ जाता है। वो एक डिब्बे से सूखा आटा निकालकर उसे गीले आटे में डाल देता है और आटा गूंथने लगता है। आटा लगाने के बाद राहुल बिखरी हुई सब्जियां और गंदे बर्तन सिंक में रखता है, तो वहीं नेहा सबसे पहले चूल्हा और स्लैब साफ करती है। तभी वहां कविता और नैना आती हैं, जो अपने देवर को अपनी देवरानी की काम में मदद करते देख रही थी। क्या बात है देवर जी, तुम्हारे भैया ने तो आज तक हमारी मदद नहीं की। तुम तो जोरू के गुलाम निकले। आज तुम्हारी बीवी की पहली रसोई है और तुम खाना बना रहे हो। अरे तो क्या हुआ भाभी? अगर भैया ने आपकी मदद नहीं की तो क्या हुआ? पर मैं अपनी बीवी की मदद जरूर करूंगा। मैंने बचपन से माँ को अकेले हम लोगों के लिए काम करते देखा है। कोई माँ की मदद नहीं करता था, तब मैं करता था। जब मैं माँ की मदद कर सकता हूँ तो बीवी की क्यों नहीं? तुम रहने दो राहुल, मैं सब कर लूंगी। हाँ, 10 मिनट पहले मैंने देखा था कि तुमने कितना सब कुछ कर लिया था। चुपचाप मेरे साथ खाना बनाओ। हाँ, आज हम दोनों की पहली रसोई होगी। बढ़िया है देवर जी, करो देवरानी जी की मदद, पर माँ जी से जरा बचकर। अगर माँ जी ने देख लिया तो पता नहीं क्या ही होगा। नैना और कविता अपने देवर को देवरानी की मदद करता देखकर चिढ़ जाती हैं और सीधा अपने सास के कमरे में जाती हैं, जहां आशा अपने पति के कपड़े प्रेस कर रही होती है। माँ जी, आप यहाँ कपड़े प्रेस कर रही हैं? थोड़ा अपने बेटे और नई बहू पर ध्यान भी दीजिए और जाकर देखिए नीचे क्या चल रहा है। बहू, अगर तुम दोनों घर के कुछ काम संभाल लेती तो मैं छोटी बहू को भी देख लेती। तुम दोनों ने सुबह शाम का काम बांट रखा है, पर ये नहीं कि मिलकर बाकी सारे काम खत्म करो। आधे काम तुम्हारे मुझे ही करने पड़ते हैं, जैसे कि ये कपड़े। माँ जी, अगर सारा काम हम ही कर लेंगे तो हमारी देवरानी क्या करेगी? वो तो देवर जी की पसंद की मॉडल देवरानी हमारे घर में आई है ना। वो महारानी तो हमारे देवर जी से ही खाना बनवा रही है। पहली रसोई किसी और की और काम करे कोई और। यकीन नहीं होता ना, तो एक बार जाकर खुद देख लीजिए। क्या मेरा बेटा बहू की पहली रसोई में खाना बना रहा है? अभी बताती हूँ उसे। अपनी बड़ी बहुओं की बात सुनकर आशा प्रेस को साइड में रखकर गुस्से में नीचे जाती है। वहां वो देखती है कि दोनों पति पत्नी खाना बनाते हुए एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं और आटा लगा रहे हैं। ये लो, मैंने भी तुम्हारे चेहरे पर आटा लगा दिया। मुझे कुछ नहीं आता करना, इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं ना। रुकिए, मैं अभी आपको बताती हूँ। इतना बोलकर नेहा एक छोटे कटोरे में पानी लेकर अपने पति के ऊपर फेंक देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। पर यह सब कुछ आशा देख लेती है। तभी वहां नैना और कविता भी आ जाती हैं। देख रही हैं माँ जी आप, ये कितने बदतमीज है। हमारे देवर के साथ कैसे बर्ताव कर रही है। बहू, ये सब क्या चल रहा है? आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर पानी फेंकने की, जबकि पहली रसोई तेरी है और खाना मेरा बेटा बना रहा है। तो क्या हो गया माँ, शादी हम दोनों की हुई है। और जब बहू की पहली रसोई हो सकती है तो बेटे की क्यों नहीं? समझ लीजिए कि एक नई जोड़ी की पहली रसोई है। हम दोनों ने मिलकर खाना बना दिया है, बस खाने की देरी है। इस लड़की ने तो पता नहीं तुझ पर कौन सा काला जादू कर दिया है, जो तू इसका पल्लू पकड़कर इसके पीछे घूम रहा है। पर लड़की, तू कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं अपनाने वाली। ना तू मुझे पहले पसंद थी, ना अब है, और ना ही कभी होगी। और अगर मेरा दिल जीतना है तो मेरे बेटे से अपना काला जादू हटा ले। माँ, आज नेहा की पहली रसोई है। आप कम से कम आज के दिन तो उसे ऐसी बातें मत बोलो। चलो नेहा, तुम्हारा काम था पहली रसोई में खाना बनाना, जो कि तुमने कर लिया। इतना बोलकर राहुल अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है। ये देखकर नैना और कविता फिर से आशा के कान भरती है। देखा माँ जी आपने, कैसे देवर जी देवरानी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गए। मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में ये लड़की इस घर में बंटवारा कर देगी और देवर जी को तो आपकी नजरों के सामने से ले जाएगी। ये लड़की माँ बेटे को दूर करने के लिए ही आई है। अपनी दोनों बहुओं की बात सुनकर आशा के मन में बेटे को खोने का डर बैठ जाता है। वो तिलमिलाती हुई अपने पति के पास जाती है और गुस्से में बेड पर बैठकर कहती है,
मुझे तो वो लड़की पहले ही दिन पसंद नहीं थी। शादी से पहले उसका पहनावा देखा था, कितनी मॉडल लड़की है। ये मॉडल लड़कियां ना घर तोड़ देती है, पर आपकी वजह से वो लड़की इस घर की बहू बन गई, वरना मैं उसे कभी बहू नहीं बनाती। अरे भाग्यवान, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? आखिर हुआ क्या है? आज बहू की पहली रसोई है और सुबह सुबह ही तुमने भजन कीर्तन करने की बजाय कलेश करना शुरू कर दिया। आपको तो सिर्फ कमाने खाने से मतलब है। आपने कभी मेरी इज्जत नहीं की। इस घर में हमेशा आपकी ही चली है। बस यही वजह है कि आज मेरा घर टूटने वाला है। वो लड़की मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाएगी। आपको नहीं पता अभी रसोई में क्या हुआ है। पहली रसोई बहू की होनी थी, पर राहुल ने मुझसे कहा कि नए जोड़े की पहली रसोई होगी। आप ही बताइए, क्या बहू के साथ कभी बेटे ने पहली रसोई की है? इतना बोलकर आशा सारी बात सुरेश को बताती है, जिसे सुनकर सुरेश अपनी बीवी से कहता है, अरे भाग्यवान, अपना बीपी मत बढ़ाओ। दुनिया बदल रही है। हमारे समय के मर्दों की सोच कुछ और थी और आज के लोग कुछ और ही सोचते हैं। वही तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा अपनी बीवी की इज्जत करता है। जिस इज्जत के लिए तुम और मेरी दोनों बड़ी बहुएं तरसी, वो इज्जत करना सिर्फ तुम्हारा राहुल जानता है। इतना बोलकर मुस्कुराते हुए सुरेश नीचे चला जाता है। उधर कमरे में नेहा राहुल को समझाती है, आपको इस तरह मुझे खींचकर कमरे में नहीं लाना चाहिए था। कायदे से पहली रसोई बहू की होती है, पर सब कुछ आपने किया। कम से कम खाना परोसने का काम तो मुझे करने दो। गुस्सा शांत कर लो, वो हमारी माँ है और माँ तो भगवान समान होती है। चलो खाना खाते हैं। देखना माँ जी का गुस्सा अब तक ठंडा भी हो चुका होगा। नेहा के काफी समझाने पर राहुल मान जाता है, जिसके बाद वो लोग नीचे जाते हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर जमा होता है। नेहा पूरी सब्जी, रोटी, दाल, चावल और मैगी पास्ता जैसे पकवान लाकर घर वालों को देती है। खाना खाते ही राहुल के दोनों बड़े भाई आकाश और पवन कहते हैं, अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बना है। माँ तुम बेकार ही परेशान हो रही थी कि लव मैरिज करके आने वाली बहू घर नहीं संभाल पाती। देखो उसने पहली रसोई कितनी अच्छी की है। अजी, आपकी गलत फहमी है। पहली रसोई बहू की नहीं, नए जोड़े की हुई है, जिसमें सारा खाना देवर जी ने बनाया है। राहुल, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तू तो जोरू का गुलाम बन गया। मर्दानगी तेरे अंदर है भी या नहीं है? हमसे कुछ सीख लेता। हमने कभी तेरी भाभी की मदद नहीं की और खाने में तो बिल्कुल भी नहीं। तूने तो हमारी नाक कटवा दी। अरे, ये तो बीवी का पल्लू पकड़कर चलता है। माँ का आंचल तो भूल ही गया है। खाने में तो स्वाद होगा ही, आखिर बेटे ने जो बनाया है। बहू, तूने क्या बनाया है? सिर्फ ये मैगी पास्ता? अरे बहू, पहली रसोई में तुम्हें खाना बनाना था, चाहे तुम कुछ भी बनाओ। वैसे मैगी पास्ता अच्छा बना है। सुरेश की बातें सुनकर सब चुप हो जाते हैं और मुंह टेढ़ा करके खाना शुरू करते हैं। नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ देर में सब खाना खाकर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। जब राहुल ऑफिस के लिए निकलने लगता है तो नेहा उसे रोकते हुए कहती है, वैसे आज आपने जो खाना बनाया था उसे खाकर मुझे अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। याद है उस दिन रेस्टोरेंट में हम कैसे मिले थे? इतना बोलकर राहुल और नेहा 2 साल पीछे चले जाते हैं, जहां रेस्टोरेंट में वेटर से एक छोटी सी गलती हो जाती है। अरे भैया, बीवी से लड़कर आए हो या मालिक से परेशान हो? कहीं और का गुस्सा मुझ मासूम भूखे लड़के पर मत निकालो यार, ये मेरा ऑर्डर नहीं है। भैया, आपने ये मुझे किसका ऑर्डर दे दिया? इसमें पेरी पेरी पनीर है, जिससे मुझे एलर्जी है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो आप? माफ करना मैडम, गलती हो गई। भाई साहब, लगता है मैडम का ऑर्डर मैंने आपको दे दिया है। इस गलती के लिए माफी चाहता हूँ। मैनेजर से शिकायत मत करना आप दोनों, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अरे भैया डरो मत, कोई तुम्हारी शिकायत नहीं करेगा। मैं खुद मैडम को उनका खाना दे दूंगा, तुम जाओ। जी थैंक यू सो मच सर। इतना बोलकर वेटर वहां से चला जाता है और राहुल अपना खाना लेकर नेहा के पास जाता है। उसे उसका खाना देते हुए कहता है, अरे मैडम, नाक पर इतना भार लेकर कैसे चलती हैं आप? क्या भार? मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? कुछ लगा नहीं है, बस गुस्सा बैठा है। बेचारे वेटर की तो तुमने क्लास ही लगा दी। छोटी छोटी गलतियां ऐसे बड़े रेस्टोरेंट में हो ही जाती हैं। तुम क्या खुद को कहीं का हीरो समझते हो? गलती थी उस वेटर की। तुम्हें नहीं पता मेरे घर के सभी लोग बाहर गए हैं और मैं कितनी भूखी हूँ। ऐसा पहली बार है कि घर में कोई नहीं है और मुझे काम करना नहीं आता। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं, पर इस पापी पेट की वजह से आना पड़ा। अरे बाप रे, लड़की होकर तुम्हें कुछ नहीं आता। सही कहती है मेरी माँ, जो लड़की मेरी बीवी बनेगी उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, क्योंकि मुझे तो सब आता है। मैं अपनी माँ का लाडला हूँ। चलो तुम अपना खाना खा लो, आज हम 2 अजनबी एक साथ खाना खाते हैं।
इस तरह राहुल और नेहा एक साथ खाना खाते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। इसी दौरान वे एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेते हैं। हफ्ते बीतते हैं और वे बातें करते रहते हैं। 2 महीने कब बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, जब से मैं तुमसे मिली हूँ बस तुम्हारे मुंह से तुम्हारी ही तारीफ सुन रही हूँ। अगर तुम इतने आज्ञाकारी बेटे हो तो कभी मेरे लिए भी कुछ बना कर लाओ। मुझे भी तुम्हारे हाथ का कुछ खाना है, मैं भी तभी विश्वास करूंगी, वरना मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करने वाली। अगर ऐसी बात है तो बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं अपने हाथों से बना कर लाऊंगा और वीडियो भी बनाऊंगा ताकि तुम देख सको कि वो मैंने ही बनाया है। ठीक है, तो फिर कल पार्क में अफगानी पनीर और अफगानी मोमो ले आना। इतना बोलकर नेहा फोन रख देती और अगली सुबह जल्दी उठकर राहुल रसोई में जाकर अफगानी पनीर और मोमोज की तैयारी करता है। वो जल्दी से मैदा गूंथता है और पनीर काटता है और एक तरफ पनीर की स्टफिंग तो दूसरी तरफ मैदे की छोटी लोइयां बनाकर उसमें पनीर की फिलिंग करने लगता है। ये देखकर उसकी माँ और दोनों भाभियां उससे बोलती हैं, माँ जी, आपको देवर जी के रूप में तीसरी बहू मिल गई है, पर आपकी ये छोटी बहू इतनी सुबह सुबह इतनी मेहनत किस खुशी में कर रही है? बहू, मेरे बेटे की टांग खिंचाई मत कर। भगवान ने मुझे हीरे जैसा बेटा दिया है। मेरे हीरे जैसे बेटे को बहुत अच्छे से पता है कि उसकी माँ को क्या पसंद है, इसलिए ये सब कुछ मेरे लिए बना रहा होगा। चल बेटा, मैं थोड़ी देर मदद करवा देती हूँ तेरी। नहीं माँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अपनी किसी फ्रेंड के लिए बना रहा हूँ। उसने मुझे चैलेंज दिया है। देखो सामने वीडियो भी बन रहा है, पक्का प्रूफ दूंगा और उसे बता दूंगा कि मुझे सब आता है और मैं अपनी माँ की कितनी फिक्र करता हूँ। अगर ऐसी बात है देवर जी तो लगे रहिए, पर हाँ, काम खत्म होने के बाद रसोई साफ कर देना। आप हमारा काम बढ़ा देते हैं। वैसे भी आज की रसोई मेरे कंधों पर है। पता नहीं बहू, तुम दोनों को क्या हो गया है। इतनी छोटी सी हमारी रसोई है, उसमें भी तुम दोनों ने काम बांट रखा है। अब तो मेरी सबसे छोटी बहू आएगी, वो ही घर संभालेगी, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर दोनों बहुएं भुनभुनाती हुई वहां से चली जाती हैं। राहुल भी फटाफट अफगानी पनीर और मोमोज बनाकर नेहा के बताए स्थान पर जाता है और उसे प्रूफ के साथ मोमोज और पनीर खाने को देता है। राहुल, तुम तो किसी मास्टर शेफ से कम नहीं हो। कितना अच्छा अफगानी पनीर और अफगानी पनीर मोमोज बनाया है, मजा ही आ गया खाकर। मानना पड़ेगा तुम्हें। नेहा बात करते हुए सारा खाना अकेले ही खा जाती है और इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद वो अपनी शादी की बात करते हैं और जब राहुल अपनी शादी के बारे में अपनी माँ को बताता है तो, माँ, यही है तुम्हारी होने वाली बहू, कैसी लगी? तूने इस घर के लिए इस लड़की को चुना है? मैं इस लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। मुझे हमारे घर के लिए संस्कारी बहू चाहिए, ना कि इतने मॉडर्न ख्यालातों की। और ये तो हमारी कास्ट की भी नहीं है। हमारे घर में आज तक किसी की भी लव मैरिज नहीं हुई है। अगर तू इस लड़की से शादी करेगा तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, कभी तूने सोचा है? माँ, मुझे अपनी जिंदगी अपनी बीवी के साथ गुजारनी है, रिश्तेदारों के साथ नहीं। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं। मैं शादी करूंगा तो नेहा से। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब आप मेरी शादी के लिए हाँ करोगी। अरे बेटा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ पर बुढ़ापा चढ़ गया है। मुझे तो लड़की पसंद है। मेरे लिए तो मेरे बेटे की खुशी ही सब कुछ है। तेरी शादी इसी लड़की से होगी। मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। जब राहुल को लड़की पसंद है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? हाँ, तुम सब तो अपनी ही चलाओ इस घर में, औरतों की चलती ही कहाँ है। पर मेरी भी बात कान खोलकर सुन लीजिए, शादी होने के बाद भी मैं उस लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगी। राहुल, तू ज्यादा मत सोच। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा और तेरी माँ का गुस्सा भी ठंडा पड़ जाएगा। आशा के अलावा बाकी सब इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। देखते ही देखते बहुत जल्द राहुल और नेहा की शादी हो जाती है और शादी के बाद जब नेहा घर आती है तो, माँ जी, मुझे देवर जी से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो आपकी लाडले थे, उनके लिए तो उनकी माँ ही सब कुछ थी, पर लगता है बीवी के सामने माँ की कोई अहमियत नहीं रही। सोचिए, जिसके आने से पहले आपका बेटा आपके खिलाफ चला गया, शादी के बाद वो लड़की क्या करेगी? अब समय आ गया है माँ जी, ये लड़की ना सिर्फ घर तोड़ेगी बल्कि आपसे आपका बेटा भी दूर कर देगी। अरे आशा, क्या सोच रही है? तेरी नई नवेली बहू घर में आई है, उसे उसके कमरे तक छोड़ और कल की उसकी रसोई के बारे में बात तो कर। तू तो मूरत बनकर खड़ी है। अरे दीदी, आज ही बहू की शादी हुई है और कल ही रस्म भी शुरू कर दोगी? हाँ, मेरी बहू बहुत थक गई है और ये सब पहले के जमाने में होता था। आजकल की बहुएं तो शादी के बाद हनीमून पर जाती हैं, आराम करती हैं। इसलिए मेरी बहू अपनी पहली रसोई परसों करेगी। बड़ी बहू, तुम दोनों नेहा को उसके कमरे तक छोड़ कर आओ। सुरेश की बातें सुनकर नैना और कविता अपनी देवरानी को उसके कमरे में ले जाती है और कुछ ही देर में सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं। अब अचानक से कमरे की डोर बेल बजती है और राहुल नेहा अपनी पुरानी यादों से बाहर आते हैं।
अरे तुमसे बात करने के चक्कर में मैं भूल गया कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ओह, मैं जा रहा हूँ, तुम संभाल लेना। इतना बोलकर राहुल जैसे ही कमरे से बाहर जाता है वो देखता है कि कुछ पड़ोसनें उसके घर आई हैं। अरे बेटा, हमारी नई बहू को छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? नए जोड़े हो, कुछ दिन घर में रहो। देखो, हम लोग नई नवेली बहू को देखने आए हैं, पर बहू कहाँ है? मुंह दिखाई तो उसकी करवाई नहीं, तो सोचा हम खुद ही आ जाएं। हाँ बहन, मेरी बहू शादी करके इतना ज्यादा थक गई थी कि इसलिए हमने मुंह दिखाई की रस्म नहीं करी। नैना बहू, जाकर अपनी देवरानी को ले आओ घूंघट में। आशा के कहने पर नैना नेहा को घूंघट में बाहर लेकर आती है और सोफे पर बिठा देती है, जिसके बाद मोहल्ले की कुछ औरतें एक एक करके उसका घूंघट उठाकर चेहरा देखती हैं और हाथों में कुछ गिफ्ट देती हैं। राहुल, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है, बहू बहुत सुंदर लाया है तू। हाँ बहन, बस शक्ल ही अच्छी है, सुंदरता से परिवार थोड़ी ना संभाला जाता है, इसके लिए बहू को कुछ काम भी आना चाहिए। आशा बहन, तुम्हारी चिड़चिड़ा करने की आदत कभी नहीं जाएगी, तुम्हें जल्दी कोई पसंद ही नहीं आता है। इतनी सुंदर बहू है, सब सीख जाएगी। तुम कौन सा पेट से सीख कर आई थी? बेटा राहुल, तू हमेशा अपनी बीवी का साथ देना, पति साथ रहता है तब पत्नियां सब कुछ संभाल लेती हैं। देखा माँ जी, वैसे ही इसे कुछ आता जाता नहीं, ऊपर से देवर जी इसके आगे पीछे घूमते हैं और हमारी गली की पड़ोसने बीवी का चमचा बने रहने की सलाह भी दे गई है। सच में माँ जी, देवर जी तो घर में सबसे अलग निकले। हमारे भी पति हैं, ससुर जी हैं, उन्होंने तो आज तक अपने कपड़े भी उठाकर नहीं रखे होंगे। हमारे घर के मर्द कब से घर के काम करने लगे, वो भी बीवियों के साथ। एक बार फिर आशा की दोनों बहुएं आशा के कान भरती हैं, जिस वजह से आशा गुस्से में वहां से चली जाती है और औरतें भी मुंह दिखाई की रस्म पूरी करके चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब राहुल घर में होता है तो वो देखता है कि अकेली नेहा छत पर काफी सारे कपड़े धो रही है। ये देखकर वो भी साबुन और ब्रश लेकर कपड़े धोने के लिए बैठ जाता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अगर किसी ने देख लिया ना तो फिर सब ताने देंगे। क्यों ताने देंगे? जब माँ कपड़े धोती थी मैं तभी उनकी मदद करवाता था। जब मैं माँ की मदद करवा सकता हूँ तो अपनी बीवी की क्यों नहीं? एक काम करो, मैं कपड़े धो रहा हूँ तो मैंने खंगाल कर सूखने के लिए डालो। भैया, आप भाभी के साथ कपड़े धुलवा रहे हैं? आपके घर के मर्दों को तो मैंने कभी कुछ करते नहीं देखा। आप तो सबसे अलग है। भाभी, आप बहुत लकी है, मुझे भी राहुल भैया जैसा हस्बैंड चाहिए। छत पर अपनी पड़ोसन काजल की बातें सुनकर नेहा शर्मा जाती है और कपड़े डालने लगती है, पर तभी वहां आशा आती है और ये सब देखकर गुस्से में नीचे चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक शाम राहुल ऑफिस से जल्दी आ जाता है और नेहा को कमरे में दवाई लेकर लेटने को कहता है। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? मैं एक दिन की छुट्टी ले लेता। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे फोन करके बता दिया और मैं तुम्हारी दवाई लेकर आ गया। अब तुम चुपचाप से दवाई खाकर आराम करो। राहुल, पर आज खाना बनाने की बारी मेरी है। माँ जी ने तो अब कह दिया है कि रसोई की जिम्मेदारी मैं ही संभालूं। भाभी अभी कह रही थी कि इतने सालों से वही दोनों घर संभाल रही हैं। अब नई बहू की जिम्मेदारी है घर संभालने की। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी इस घर को संभालने की है तो मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम आराम से लेटो, खाना मैं बना दूंगा। और भूलो मत, तुम अभी खाना बनाना सीख रही हो और मुझे पहले से ही आता है। इतना बोलकर राहुल खाना बनाने के लिए रसोई में चला जाता है। राहुल को खाना बनाते देखकर एक बार फिर कविता और नैना अपनी सास से अपने देवर की चुगली कर देती हैं, जिसके बाद आशा रसोई में आती है और अपने बेटे से कहती है, वाह बेटा, शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और बीवी कमरे में आराम कर रही है और पति रसोई में काम। बीवी को इतना सिर पर मत चढ़ा, देख लेना एक दिन वो महारानी घर का और बाहर का दोनों का काम तुझसे ही करवाएगी। माँ कभी तो कुछ अच्छा बोला करो और थोड़ा आराम से बोलो। अगर नेहा ने सुन लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आज उसकी बारी है ना खाना बनाने की, तो उसके बदले मैं बना रहा हूँ। इसमें गलती क्या है? सही तो कह रही है माँ, प्यार अपनी जगह है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू जोरू का गुलाम ही बन जाए। हमने भी देखा है तेरी बीवी आराम करती हो तो उसके इशारों पर नाचता है। बेटा, इसे अपनी बीवी के सामने हम लोगों का प्यार, हमारी इज्जत, मान मर्यादा कुछ नजर नहीं आता। आशा और पवन राहुल को काफी भला बुरा कहते हैं और राहुल किसी की बात पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप खाना बनाता है। ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर अपने पति से कहती है, सिर्फ आपकी वजह से आज हमारा बेटा ऑफिस के साथ साथ घर में रोटियां सेक रहा है। क्या मैंने अपने बेटे को इसलिए पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया था? देख लेना जी आप, अगर मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशा अपने पति को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है, जहां उसकी कुछ पड़ोसनें उससे कहती हैं, अरे क्या हो गया आशा बहन, बड़ी गुस्से में लग रही हो? वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा जोरू का गुलाम बन गया है। काजल उस दिन बता रही थी कि जब तुम्हारी बहू छत पर कपड़े धो रही थी तो तुम्हारा बेटा अपनी बीवी की मदद करवा रहा था।
हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है। बेचारा राहुल आराम करने के बदले भी घर के काम कर रहा है। मेरा बेटा किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता तो वो उसकी बीवी है। अगर अपनी बीवी के लिए वो कुछ कर रहा है तो तुम्हारा कलेजा जल रहा है। तुम्हारा बेटा नहीं है क्या बीवी का गुलाम? बड़ी आई मुझे ताने देने वाली। आशा अपनी पड़ोसन को सुनाकर घर में आती और देखती है कि पूरा परिवार खाना खा रहा है और खाने की टेबल पर भी राहुल नेहा की मदद करवा रहा है। अरे नेहा, तुम्हें रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। मैं रोटियां लेकर आ जाता हूँ, तुम बस सब्जी दे दो। यहाँ पर भी इसे सिर्फ अपनी बीवी की पड़ी है। माँ को तो भूल ही गया है, जोरू का गुलाम कहीं का। अपने बेटे को रसोई में जाकर खाना लाते देख आशा बिना खाना खाए गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और ये देखकर, माँ को क्या हुआ? वो खाना खाने के बदले अपने कमरे में क्यों चली गई? तुझे पता है, तुझे काम करता देखकर माँ का दिल रोता है, फिर भी तू बस अपनी बीवी के बारे में सोचता है। तेरी वजह से माँ ने खाना नहीं खाया। अगर ऐसी बात है तो आप सब खाना खाइए। अब मेरी तबीयत पहले से बहुत ठीक है। मैं माँ जी के लिए खाना लेकर जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें देखकर माँ जी का बीपी और बढ़ जाएगा। तुम खाना निकाल दो, मैं माँ जी को खाना देने जाऊंगी। कविता और नैना अपने ससुराल में अच्छी जिंदगी जी रही थी, पर फिर भी उन्हें देवरानी देवर के रिश्ते से जलन होती थी, क्योंकि उनके पतियों ने कभी किसी काम में उनकी मदद नहीं की थी। दोनों बहू कामचोर थीं, जिसकी वजह से घर के बचे हुए काम सास आशा को करने पड़ते थे और वो बहुओं को सुनाया करती थी। पर अब जब आशा अपनी छोटी बहू नेहा को ताने देती है तो कविता और नैना को बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो अपनी सास के और कान भरती है। अजी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, किसी और का गुस्सा खाने पर मत निकालिए। इस घर में सिवाय मेरे और नैना के आपसे कोई प्यार ही नहीं करता। माँ जी बेटे से नाराज होने से अच्छा है कि आप उस लड़की को इतना परेशान कीजिए कि वो खुद देवर जी को छोड़कर चली जाए। वो उन्हें आपसे दूर करे उससे पहले आप ही उसे दूर कर दीजिए। तो सही बोल रही है बहू, अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सास की बात सुनकर कविता खुश हो गई। खाना खाने के बाद नेहा और राहुल रसोई में साथ बर्तन मांज रहे थे, जिसे नैना और कविता ने दरवाजे से देख लिया। आप फिर मदद के लिए आ गए। घर वाले देखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ कहेंगे। अरे तू मेरी बनरिया और मैं तेरा बंदर। मैं हर वक्त तेरे साथ रहूंगा। मैं बर्तन मांज रहा हूं, तू इन्हें पोंछ कर सजा दे, फिर रसोई की स्लैब भी हम मिल बांट कर साफ करेंगे। उनका प्यार देखकर दोनों भाभियां जलने के मारे अपने कमरे में जाकर नाटक करने लगी। हाँ, मेरी कमर सुने जी, अलमारी से गरम पट्टी निकाल दीजिए या मूव लगा दीजिए, लगता है कमर में लचक आ गई। अरे दिख नहीं रहा है मैं काम कर रहा हूँ, बगल में अलमारी है, खुद ले लो। मुझे यकीन नहीं होता कि आप और राहुल सगे भाई हैं। उन्हें देखिए बीवी के सारे काम करवाते हैं, उन्हीं की बदौलत नेहा रोटियां तोड़ रही है और एक आप हैं। मैं अपने भाई से अलग हूँ, मुझे उससे कंपेयर मत करो। आइंदा मेरे सामने ऐसी बात मत करना। जहां आकाश कविता को सुना रहा था वहीं पवन भी नैना पर नाराज हुआ। लगता है देवरानी की संगति में तुम भी कामचोर बन रही हो। मैं भाई की तरह नहीं बनने वाला। अगर मैं बाहर का काम संभाल रहा हूं तो घर तुम्हें ही संभालना होगा। अब मेरी फाइल रखो और मुझे सोने दो। पतियों की ऐसी बातें सुनकर दोनों देवरानी जिठानी मुंह घुमाकर सो जाती हैं। और ऐसे ही एक दिन जब राहुल घर में होता है। बेटा, अपनी बीवी के लिए तू इतना करता है कि माँ को भूल गया। मेरा बाहर का कुछ खाने का मन है। कॉफी तो बहू खुद बना लेगी। आज तो मुझे बाहर खिला कर ला। आज मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊंगी, फिर देखती हूँ ये कैसे काम करती है, और तब मैं अपने बेटे को दिखाऊंगी कि उसके बिना ये कुछ नहीं है, और इसे निकालूंगी इस घर से बाहर। आप देख क्या रहे हैं, माँ जी के साथ जाओ, मैं संभाल लूंगी। आशा अपने बहाने से बेटे को बाहर ले जाती है और शाम से रात हो जाती है, जिस वजह से अकेली नेहा आज खाने में वेज बिरयानी, रायता और पराठे बनाती है, जो पूरी तरह से जल जाते हैं। और जब नेहा वही जला खाना घर वालों को देती है तो, देख बेटा, तू इसी लड़की के पीछे पागल था, जो तेरे बिना एक ढंग का काम भी खाना नहीं बना सकती, जो तेरे बिना एक दिन भी ढंग का खाना नहीं बना सकी। ये हमें जला हुआ खाना खिला रही है। अरे बेशरम, मेरे बेटे को छोड़ क्यों नहीं देती? जब तुझे पता है कि तू घर नहीं संभाल सकती तो यहाँ क्यों है? तुम जैसी मॉडर्न लड़कियों के लिए ये घर नहीं है। निकल जा मेरे घर से। अपनी सास के ताने सुनकर नेहा रोने लगती है और रोती हुई कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। राहुल भी उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर घर वालों से कहता है, माँ, अगर आज मेरी बीवी इस घर से गई तो मैं भी चला जाऊंगा। बेटा, तेरी माँ को ऐसे अकल नहीं आने वाली। तुमने बहुत अपनी मनमानी कर ली। अगर बहू घर से गई तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। फिर पता चलेगा जब किसी का बसा घर टूटता है तो कैसा लगता है। इतना बोलकर सुरेश भी अपना सामान पैक कर लेता है और अपने बहू बेटों के साथ निकल जाता है। आशा अपने पति और बेटे को रोकती है, पर वो नहीं रुकते और ये देखकर पड़ोसन आशा को ताने देते हैं।
ऐसी औरत मैंने पहली बार देखी है जो अपने बेटे बहू का खुद घर तोड़ी जा रही है। खुद औरत होकर औरत का दुख नहीं समझती है। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मोहल्ले के सामने तमाशा मत कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहू, तुम मेरे साथ चलो और मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हें कभी भी कुछ नहीं बोलूंगी। शायद मैं तुमसे जलती थी, क्योंकि जैसा मेरा बेटा है मुझे भी ऐसा पति चाहिए था, जो कभी हुआ ही नहीं है। अब मुझे एहसास हो गया है कि समय के साथ चीज बदलती है, और अब मुझे खुशी है कि मैंने अपने बेटे को इतनी अच्छी परवरिश दी है कि काश मैं यही परवरिश अपने दोनों बड़े बेटों को भी दे पाती। सारी गलती सिर्फ अकेली तुम्हारी नहीं है आशा, गलती हम सब की भी है, जो हमने इस घर की औरतों को कभी नहीं समझा। पर अब से मैं और मेरे दोनों बेटे भी अपनी बीवियों की मदद करवाएंगे, बिल्कुल राहुल की तरह। अब आशा को समझ आ जाता है कि उसकी बहू गलत नहीं है और उसकी जेठानियां भी अब आग लगाना बंद कर देती हैं। अब सभी मिलजुल कर हंसी खुशी साथ रहते हैं।